खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, आज आपने फिर टीवी स्क्रीन्स पर एक खेल देखा। हमने देखा कैसे वो निकले, पुलिस ने नाके लगा रखे थे, फिर एक हाई कोर्ट का हुक्म आया कि नहीं अदालत तक पहुंचने दिया जाए। 17 तारीख तक उनको बेल मिल गई है और 9 जून को उनको दोबारा से नैब ने तलब कर लिया और यकीन वो नहीं जाएंगे। जिस मतलब बादियुल नज़र में यही लगता है कि वो नहीं जाएंगे। वो कहते हैं जी डिस्टेंसिंग के हाँ मेरी तफ्तीश कर लें वीडियो लिंक पे अगर करनी है, वरना रहने दें। ये मामला क्या हैं? और फिर ये भी भट्टी साहब से पूछेंगे रात किसके इल्म में था कि वो कहाँ है, रात को क्यों नहीं उनको नैब किया गया, पकड़ा गया। इसके बाद देखें काजी फायद ईसा साहब का केस बड़े अहम मराहल में दाखिल हो रहा है और आज जो रिमार्क्स दिए गए, जो गुफ्तगू हुई, उसकी तफसील आज फिर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं अदालत देख रही है। हम इसको अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते रिमार्क्स के से फैसला क्या होगा, मगर जो आज वहाँ हुआ वो खासा अहम था और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को फारिग करने का हतमी फैसला हो चुका है। उधर पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है। रजा रबानी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि हम इसकी नहीं होने देंगे प्राइवेटाइजेशन, और जो वर्कर्स की तरफ से हमें खबरें मिल रही हैं वो कह रहे हैं कि हम रेजिस्ट करेंगे। तो क्या वहाँ भी एक और सवाल ये है, कोरोना पहले ही बेरोजगार कर रहा है, आप कोरोना के साथ हाथ मिलाकर साथ चलेंगे? बहरहाल इस पर बात करते हैं। और कोरोना में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, मगर ये हम जरूर कह दें जहां उसमें इजाफा हो रहा है उसका फैलाव बढ़ रहा है। जो डेथ रेट है वहां आप देखें कि अमेरिका में एक दिन में 500 अमवात हुई तो उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र आज बेहतर है। वहाँ 3-3 हज़ार अमवात एक दिन में होती रही, मगर यहाँ 70, 80, 40 का सिलसिला चल रहा है। तो वो उस तरफ से है, मगर फैलाव इसका भट्टी साहब बढ़ता चला जा रहा है। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के बाद। एक तो मरीम नवाज साहब बिल्कुल खामोश रही, कोई उनके ट्वीट नहीं आई, जिस तरह वो अपने वालिद मोहतरम क्या वजह है उन्होंने कोई ट्वीट नहीं की शहबाज शरीफ साहब के बारे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मरीम नवाज साहिबा हमारी बहन को अफसोस हुआ। अफसोस हुआ? नहीं, वो उनके चचा हैं, उनकी पार्टी के हेड हैं। चचा है ना, लेकिन वो शाहिद खान अब्बासी को सदर बनाना चाह रहे हैं। उनका ट्वीट होना था अगर शहबाज साहब रेस्ट हो जाते, क्योंकि वो उनका ख्याल है कि ये ड्रामा किया गया। ये मरीम साहब समझती हैं? हाँ, तो मैं समझूंगा। मेरी क्या मिसाल है, मरीम नवाज साहिबा ने अपने घर जब जाती उम्रा ये टीवी पे चल रहा था, कहते हैं ये बताओ कि हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं, नवाज शरीफ को पकड़ना हो तो आराम से पकड़ लेते हैं, मरीम को पकड़ना हो तो आराम से पकड़ लेते हैं। भट्टी साहब अब मैं ये नहीं बताऊंगा उधर मरीम साहिबा ने, मेरी बहन ने ये बातें किसके साथ की। अच्छा, हमारी बहन ने जिस बहन के साथ बातें की हैं वो बहन बातें फिर आगे भी कर देती है। अच्छा, बारह लिखिए। नहीं, वो देखे ये नहीं, हमने वो गल हुई नहीं, गल नहीं हुई ना। तो सुनिए, आपने देखा होगा कि एक दो खातून जो है अचानक जहां भी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने आना होगा ना, फटाफट फोटो सेशन के लिए आगे पीछे होती है, नहीं पहुंच जाती है, और उन्होंने जिन्होंने रेड करना था वही उन्हें भेजते हैं। भट्टी साहब आप टॉपिक से हट गए हैं। मेरा आपसे जो आम तासर, अरे यार एक मिनट यार, इतनी बड़ी बात, जिन्होंने रेड करना होता है वही उनको भेजते हैं, ख्वातीन को। मैंने गुजारिश की थी मुशर्रफ दौर में, एक साहब बहुत ज्यादा अहम अदारों के बारे में बोलते थे, तो मेरी इतला थी कि ये सेट हो चुके हैं। मैं वाक़यात कई दफ़ा सुना चुका हूँ। एक दफ़ा मुझे उसी साहब ने कहा ये तकरीर भेज रहा हूँ, कल बोलेगा। मैं कहा यार ये तो बहुत जहर उगल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें ला के दे रहा है वो इस जहर से बहुत ज़बरदस्त ये सेट हो चुका है। तो वो सेट हो चुका है। शहबाज साहब को पकड़ना मकसूद नहीं था कल भी। डू यू थिंक कि अगर नैब या लाहौर पुलिस ने किसने बचाया? मैं ये नहीं कहूँगा, एक वफादार पुलिस ने अपनी वफादारी कल पूरी निभाई है। उसको पता था रात को कहाँ ठहरे थे वो मतलब है किसी थर्ड पर्सन के साथ, शहबाज साहब के साथ इन टच था। उसको जब कल आपने बात की थी कि पुलिस उनके साथ ऐसा मौजूद होती है हर वक्त शहबाज शरीफ साहब, एक तो उनके पास ऑफिशियल गार्ड होती है। हाँ। कुछ लोगों को उन्होंने अपने दौर में बहुत नवाजा और वो उनके राइट हैंड है। उस साहब को पता था कि कल जब वो गए अंदर शहबाज साहब को हम नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद उसके एक ख़ास आदमी जिसे शहबाज शरीफ ने 85 में अपने दौर में ASI भर्ती किया था, वो तरक्की कर चुका है, उसके ज़रिए कल उनको आज हाई कोर्ट पहुँचाया गया।
आप सुबह देख रहे थे इतना नाका रजिस्ट्रार राना सनाउल्लाह को देखिए- पकड़ लिया, फलां पकड़ लिया, पुलिस को ना छोड़ो, फलां ना छोड़ो। भाई वो क्या सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी? इश्तिहारी मुल्ज़म को पकड़ना मुश्किल होता है जो 2-2 साल से हो। भट्टी साहब फिर ये कौन करवा रहा है? ये तो मैं नहीं मान सकता कि एक पंजाब पुलिस के एक पुराने शहबाज साहब के वफादार पुलिस ने आज अपना हक अदा कर दिया। मैं आज और कल उन्हें अप्रिसिएशन देता हूँ, उन्होंने अपना रोल अदा किया। देखें, किसी के अच्छे काम की तारीफ भी करनी चाहिए। शहबाज साहब माजी में उन्हें नवाजते रहे। अब ये पुलिस के पास ही छुपे हुए थे वो, यार पुलिस को पता था कहाँ हैं और उन्होंने नहीं पकड़ा। बेवकूफ़ है, उन्होंने पकड़ने के लिए बता रखा था। उन्होंने देखें जो उनकी जिम्मेदारी थी, जिस अफसर को उन्हें जिम्मे लगाया था, जो 85 में भर्ती हुआ था, उसने मक्खन में बाल की तरह पूरे लाहौर की हजारों पुलिस गई है तो हाई कोर्ट निकाल के रख दिया। यूं क्या देखें, ये काम है ना, ये आम आदमी नहीं, आप और मैं नहीं कर तो सकते। साबित तो यही आप कर रहे हैं ना कि पंजाब में हुकूमत उस पुलिस ऑफिसर की है, वही सीएम है, वही वजीर है, सारे फैसले वही करता है। देखें, एक आधा अहम पोस्ट पर कोई आदमी हो और वो आपका इन्फॉर्मर हो, बहुत आसान है। मैं याद है व्याड़ी में चंद दिन पहले एक मस्जिद का मसला हो गया। व्याड़ी में मस्जिद में बैठे लोगों पे मुकदमा दर्ज करवा दिया एक अहम तरीन मुल्क की शख्सियत ने, पंजाब की। लेकिन लिहाजा जिसको पकड़ना हो, शहबाज को, फिर मैंने कल रात, आखिरी बात इसके बाद आप दोनों की बारी। नहीं, मैं एक बंदे को फोन कहा, मैं क्या यार सुना आप शहबाज साहब को अरेस्ट करना चाह रहे हैं या उनको मुस्लिम लीग नून को मुतरक करना चाह रहे हैं? नहीं अरेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं कहाँ है? नहीं हमें पता है उसने फोन ही बंद कर दिया। मतलब कि ये मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ की क़यादत को मुतरक किया जा रहा है, डेड हुई थी। शहबाज साहब जब से आए थे, आप एक थोड़ा सा फील करें, शहबाज साहब कोरोना के डर से छुप के ना, वो क्या होता है लैपटॉप उसके पीछे बैठे हुए थे मेरे साथ इस पे कर। पहले तो मुझे ये बताया ना कि आपने एक अफसर से, जिम्मेदार आदमी से बात की कि मुझसे पूछ रहे कि वो कहाँ पे हैं, तो उनका हमें पता है, साथ फोन बंद कर दिया। तो मैंने कहा फिर ये ड्रामा पहले, तो फिर तो मरियम साहब ठीक कह रही है ना कि भाई आप इनकी अमान शख्सियत को उल्ला का बिल्ड कर रहे हैं। ड्रामा था, शर्तियां मिठे बनारसी ठग, तू लंघ जा साड़ी खैर है। कल आपने लाइव ड्रामा देखा, फर्क अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अब दो बातें, बड़ी साहब एक मिनट, दो बातें सामने आई। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मरियम साहबा ये समझती हैं कि इनका इमेज बिल्डिंग की, अगर ये मैं इनकी खबर की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि जनाब जो कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब को उठाना हो तो 1 मिनट में आप उठा लेते हैं, तो क्या इनकी शख्सियत को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? पैरेलल जो पुरानी मुस्लिम लीग नून है उसको पीछे पुश करने की, ये मतलब एक मैं सासी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी दैट बड़ी साहब ब्रोक, तो वो आप कैसे देखते हैं? काजी साहब, जितनी जमहूरियत है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पार्टियों के अंदर एक बात तो पक्की है कि शहबाज शरीफ का आगे आने का मतलब है मरियम पीछे। सीधी बात है, ये एक जिद है। तो उस हवाले से आप 100 नहीं 200% सही कह रहे हैं। मरियम के लिए देख, कल से 2 दिन से क्या हुआ है, पूरे मीडिया पे असूली तौर पे कोरोना का टॉप इशू है। इस वक्त कोरोना बहुत ज़्यादा ऊपर आया हुआ है। इस वक्त आपके इधर टिड्डी दल आई हुई है, बट पेट्रोल की किल्लत है, स्टील मिल का इशू है। अगर मैं इशू बोलूँ तो सारा प्रोग्राम खत्म हो जाए, मगर फोकस, मेरी बात सुनने ना, फोकस हो गया शहबाज शरीफ पे। तो मरियम को तो ये किसी सूरत पसंद नहीं होगा। मगर असल क्वेश्चन जो आप दोनों की तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ वो है आम आदमी ने इससे ये समझा। मेरा सवाल पहले आपसे फिर बड़ी साहब से। सवाल ये है कि कल जब हमारे दोस्त और हमारे होस्ट जो हैं या क्लैश प्रोग्राम करते हैं, इमरान खान साहब ने वहाँ से बात की, वापस आए, उन्होंने कहा यार 35-40 बंदे सन, आज भी 35-40 बंदे थे। अब उसमें मुलाजम जाती कितने थे और वर्कर कितने थे, तो ये लीडर बन जाएंगे? अच्छा, मेरी बात लीडर बनेंगे, लीडर इस तरह बनते हैं। कल 2 चीज हुई, एक तो टार्जन की नाकाम वापसी, दूजा शेर नठ गया, उन्हें इधर उधर देखा, शेर ने दौड़ लाती। अब ये बताए, नदीम अफजल चंद बहुत ज़्यादा माकूल बात करते हैं, इनकी बात पूरी गौर से सुने। जब रेस्ट करना हो ना, पुलिस ने कब्र से बंदा निकाल के ले जाते हैं। कल जब गए हैं सिर्फ एक कमरे में गए हैं, उसके बाद ये भी खबर चलवाई गई कि जाती उमरा गए हैं। जाती उमरा जाने वाली नैब की टीम को मोबाइल पे लें, अगर वो उस घर का नक्शा बता दे, 4 घर मैंने देखे हुए हैं, कौन कौन सा रास्ता है, जो चोर की सदा मेरी सदा।
कितना बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ये वो जो कह रहे हैं खबर ना हम गए हैं। इसका मतलब है कि टार्जन भी जैली और शेर भी जैली है। अच्छा यार, एक और टार्जन शॉट है। बेचारा नहीं, ये बड़ा अहम देखिए- पॉइंट है। टार्जन भी बंदा नहीं ढूंढ सका और शेर भी भाग गया। यार ढूंढने नहीं चाह रहे वो, ये कह रहे हैं। ये देखें जरा, राणा सनाउल्लाह टार्जन साहब, बीमार। राणा सनाउल्लाह साहब भी, टार्जन तो भी राणा सनाउल्लाह साहब भी वो सवाल उठा रहे हैं। शेर बांदर वाला लतीफा सुना नहीं सकता, बड़ा अच्छा मैं लतीफा एक है। लतीफ़ा सुनाता हूँ अब इस बाद में, लेकिन ये पहले परवेज इलाही साहब के हवाले से, राणा सनाउल्लाह साहब और ये सारे खेल के बारे में, मुखबरियों के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने पहले तो चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वो चुना, उनके भी वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर जो है वो दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन वो उनको पहले खबर हो गई तो वो हाई कोर्ट चले गए और वहां से काम जो है ना वो फिर खराब हो गया। एक मिनट, राणा सनाउल्लाह साहब, आप कह रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करने का प्लान था? जी बिल्कुल, उनको गिरफ्तार करने का प्लान था। अर्शद साहब, आप देखें कि 2 जून को मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था कि आप तशरीफ लाएं, हमने आपसे कुछ सवाल करने हैं ताकि आप हमें सेटिस्फाई करें, और 28 मई के उनके वारंट गिरफ्तारी निकाले हुए थे। मियां शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात की कहीं से खबर हो गई, वो चले गए अदालत में। अच्छा ये कौन सी न्यूज़ एजेंसी है भाई? आप ये खबर है प्रोग्राम आप की। एंजॉय करते हैं जब राणा सनाउल्लाह और नदीम अफजल चंद, मेरा भाई माकूल आदमी है, वो जब खबर दें, हम दें तो आप यकीन नहीं भट्टी करते, साहब, हमसे नोटिस दे के सबूत मांग नहीं, लेते ये हैं। मुल्क खबर ऐसे ही चल रहा है सारा। यार ये मुल्क कोई वजीर आज़म वजीर आला नहीं है यहाँ पे। ना वजीर आला तो खैर है ही नहीं। हाँ, इमरान खान साहब की हद तक वो इत्तेसाब चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है, एक उनके करीब तरीन आदमी जो है, करीब तरीन, वो भी नवाज शहबाज शरीफ के कैंप का हो चुका है। जाए आज इससे बड़ी खबर मैं नहीं दूंगा। शहबाज प्राइम शरीफ मिनिस्टर हाउस में मोहतरम इमरान खान दयानतदार है, करप्शन का खात्मा चाहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्रॉस बोर्ड एहतसाब नहीं हो रहा। वो भी शहबाज शरीफ के हो चुके हैं। तो मतलब इमरान खान PM साहब ऑफिस सिलाई पहुंच तेरे गए। ना ले जा रही इमरान खान साहब के करीबी तरीन आदमी है, ब्यूरोक्रेट है सरकारी, वो एक अहम तरीन अफसर को तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक जगह आप भी थे, अगर आपको याद हो, अच्छा हाँ, जो अरबों रुपए का एक नया फ्रॉड है, इमरान खान साहब को गुमराह कर रहा है, वो आला ब्यूरोक्रेट के फलां आदमी को करे। नहीं भट्टी साहब, शेख रशीद साहब पहले बताते हैं कि एक टार्जन आ रहा है, फिर मुखबरियाँ हो जाती हैं, खबरें पहले आ जाती हैं। आज आपने सुन लिया, चंद साहब को भी सुन लिया, राणा सनाउल्लाह को भी सुन रहा है। मजाक के अलावा ये मुल्क किस तरह चलते हैं, किस तरह देखें, गवर्नर साहब करेंगे? कल मैंने- पाकिस्तान का ये हाल कर नहीं, दिया आपने। नहीं, देखें, उन्होंने 30 साल हुकूमत की, बहुत सारे उनके लाए लोग हैं, बहुत सारे ईमानदार भी हैं, इसमें तो दो राय कोई नहीं है। IG पंजाब को मैं पर्सनली जानता हूँ, ही इज़ ऑनेस्ट। लेकिन कल का ड्रामा एक स्टेज ड्रामा था। इमरान मकसद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं, मुस्लिम लीग नून आज से 4 दिन पहले मरियम नवाज ने अपने बाप के रीट्वीट 140 से ज़्यादा किए, मरियम होती रही। शहबाज शरीफ का ड्रामा आया, मरियम पसे पर्दा चले गई, मरियम की कोई एक डिस्कस आई। भट्टी साहब अच्छा, प्लेयर लोग कल बहुत कह रहे थे, देखिए उधर लोगों को परेशानी हो रही है, महाराष्ट्र 96H में गए हैं, उन्हें ये नहीं पता अल्लाह के बंदों को, जब शहबाज शरीफ की 8 से 18 तक हुकूमत रही, 8 तरफ से वो रोड बंद था, पुलिस खड़ी होती थी सैकड़ों की तादाद में, देखिए, आम शहरी तो जा ही नहीं सकता था वहां से। ऐसे ये ही राणा बात। सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में थे ना, यही था ना जब रोकी हुई थी उन्होंने, राणा सनाउल्लाह पता नहीं भाई कि आप उनको ये बंदा पंजाब, यानी नवाज शहबाज शरीफ साहब पंजाब में, इनको कौन नहीं जानता, पॉपुलैरिटी इनकी जितनी है या नहीं है, कल समंदर था उनके घर के लीडर है या नहीं है, ये बाहर अलग बात है। तो अगर इनको भी आप नहीं पकड़ सकते तो नहीं फिर नहीं, क्या? काजी साहब आपने फरमाया ना, इनको कौन नहीं जानता। कल समंदर था, ठाठे मारता समंदर मारता। कल 35 बंदे था। 35 नहीं बंदे नहीं, कल जब आप टीवी पे खबर चली ना, आप कह रहे हैं बड़े। मुझे एक आदमी ने कहा, मुझे लग रहा है आसमानी मखलूक भी नीचे आ गई है, तौबा। लाहौर से लेके गुजरांवाला चौक है। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा मेरे कायद हरदिल अजीज शेरे बबर भागने वाले शेर के पीछे आप भाग रहे हैं, वो तो भाग गया। भट्टी साहब इस ड्रामे के कहता एक्टर है कौन पहले है? वो था ना नवाज शरीफ, वो कहते बट हैं इसे रोक सको बड़ा- तो रोको। बड़ा- तो कल से शहबाज शरीफ कह रहे थे भाग रहा हूँ, पकड़ सको तो पकड़ो। तो टारदा ने कहा हमने पकड़ना ही नहीं, तुम्हारा तो अपना ड्रामा है। भट्टी साहब, आम आदमी का जो कंसर्न है, इस ड्रामे के राइटर कौन है, ये ड्रामे का प्रोड्यूसर कौन है, कौन ये कर रहा है सारा? देखिए, बहुत सारी हिट होने वाली फिल्मों के प्रोड्यूसर, उसे पसे पड़ता मास्टरमाइंड का किसी को नहीं पता होता। एक खामोश सी चीज होती है। अच्छा, खामोश प्रोड्यूसर है यहाँ पे भी। देखिए,
ये बड़ा ध्यान से स्क्रिप्ट लिखा गया है, 2 दिन मेहनत की गई है, जिस तरह इसको उजागर किया गया है आप थोड़ा सा हकायक की तरफ मैं आपको जाने। अर्ज कर दूं, देखें एक बात तो तय है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह से रियासत पर अटैक करती रही हैं या बाहर जाके ये लॉबिंग, भट्टी साहब आपने भी खबर दी थी, ये लॉबिंग करते हैं और भी खबरें आई हैं जो हम ज़ाहिर है दे नहीं सकते, सीना गजट होता है, खबरें ठीक भी हो तो हम बात नहीं कर सकते, वो तो इरेलीवेंट वैसे ही हो चुके हैं। वैसे रेलिवेंट ये भी नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा वैसे रेलिवेंट ये भी नहीं बनेंगे। आपसे एक सवाल, गालिबन शाहिद खान अब्बासी साहब भी पहुंच गए थे। हाँ जी थे मुझे कंफर्म नहीं है थे। ये 5 घंटे का सफर इतनी जल्दी कैसे कर रहा है, लाहौर पहुंच गई, ये तो मुमन क्या चक्कर था, इन्हें पता था कि ये ड्रामा लगना है? जाहिर है सबको। अच्छा एयर ब्लू अपनी है इनकी, जिस वो पीए तबाह करके एयर ब्लू बुलाई, पैदल भी आ सकते। यहाँ इनको भी पता होगा टार्जन पीछे इनकी दौड़ वैसे ही तेज है, ये एक्सरसाइज बड़ी करते हैं। शाहिद हकान अब्बासी साहब को अपना जो चांस है, अगर शहबाज शरीफ साहब मौजूद रहते हैं तो अब्बासी साहब का चांस तो कम हो अच्छा जाए। एक कमेंट है चांस तो खत्म हो रहा है, इसीलिए तो वो पहुंचे हैं। कि मुझे तो भतीजी साहबा ने वादा किया था कि हमारे अगले कायद आप हैं, ये तो फिर हुआ शहबाज शरीफ ऊपर आ रहा है, यहाँ कोई ला रहा है, ये मुझे नहीं पता। पॉलिटिकल एनालिसिस आपका बिल्कुल सही है, मैं एग्री भी करता हूँ, मगर मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि इससे जो एहतसाब का नारा है और उसके साथ नैब की कारकर्दगी है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्या असर पड़ा? एहतसाब की क्रेडिबिलिटी को आपको यकीन होगा, मुझे तो ना पहले था ना अब है। ना इस तरह ना भाईजान, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मेरी रिकॉर्ड ले। हाँ, एहतसाब को मैं यकीन कर लेता कि चीनी और गंदम स्कैंडल के अहम बंदा आपने एक सूबाई वजीर को गलत तौर पर हटाया, फूड को, एक ईमानदार सेक्रेटरी को हटाया, सेक्रेटरी भी गया, और उसका बेनिफिशरी क्या नैब की इंक्वायरी, जो जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी है, सीएम का बयान उनके पास नहीं है? अगर कल एक रेट उधर भी होता, मैं कहता एहतसाब एक प्रवेश खटक की तरफ होता। जहाँ तक शमनून लीग ये कह रही है कि इनके साथ ज्यादती नहीं हो रही, करप्शन मुबैना तौर पर इन्होंने की होगी, लेकिन एहतसाब वन साइडेड हो रहा है। ये मेरा कल भी मौक़िफ़ था, मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ है, ये आपका राइट है, मैं अर्ज करता हूँ, ये आपका राइट है। एहतसाब ना वन साइडेड हो रहा है ना 2 साइडेड हो रहा है, 4 साहब हो ही नहीं रहा थोड़े। अच्छा सिंध के सीएम कल जाएंगे? कल सिंध के सीएम जाते हैं, और एक ये भी पंजाब और सेंटर में सिंध और सेंटर में गिरफ्त भट्टी साहब बन सकती है अगर मुराद अली शाह साहब को उन्होंने बिठा लिया तो। नहीं अच्छा, एक दूसरी बात सुन ले, एक तो मेरा ख्याल है वो नहीं जाएंगे, दूसरा ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में कोरोना है। आज जब गए तो सैकड़ों लोग शहबाज शरीफ के ऊपर चढ़े हुए थे, एसओपी कहाँ गया? हाई कोर्ट में कोरोना की वायरस, उधर नारे लगाए गए। दूसरी बात, असम्बली में इजलास हो रहा है, ये उधर एक कानून साजी कर लें कि भाई आइंदा हर बड़ा मुजरम नैब या एंटी करप्शन या FIA के बयान देने नहीं जाएगा, वो वीडियो स्काइप पे बयान देगा। कानून साजी कर लेना। ये किस उम्र में लिखा है कि 69 में आपने अपोजिशन लीडर होना है, आपकी वज़ीर आज़म होने की ख्वाहिश है, लेकिन यार मैं तो ऐसे एक कदम आगे जाता हूँ कि 92 में इसहाक डार जो सीरियल मनी लॉन्ड्रिंग जिन्हें मैं कहता हूँ प्यार से, उन्होंने जब कानून बना दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग हवाले को उन्होंने लीगलाइज कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, तो एक और एक्ट ले आए कि यार ये 5-7 खानदान है, इनकी करप्शन नहीं है, और ये कानून ये मौज करें। ये मजेदार बड़ा कमेंट उठाया कि कल अपना सीएम साहब फरमा रहे हैं मैं 69 का हूँ, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, कोरोना है, मैं आ नहीं सकता। आज हजारों बंदों में घूम रहे हैं, ये हिस्सा में से बात। वो भी तो इतने सेहतमंद पेशेंट जो अपने उनके बड़े भाई हैं वो माशाल्लाह घूम फिर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद आते हैं। इसके लिए हमारे पास खबरें और नाज़रीन खास तौर पर हम बात करेंगे काजी फाइज साहब का जो केस है वो किस मरले और किस नहज केस के भी बड़े दूर असरात मुल्क पर मुरतब हो सकते हैं। इसमें आज क्या हुआ इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। काजी फाइज साहब की जो हियरिंग है उस हवाले से भट्टी साहब आप मुझे सवाल करने दें। एक ए ने चेक लिखा मेरे मुलाजम के नाम, मैंने मुलाजम को जमा करवाया, ये जो कह रहे हैं, वहाँ से जब कैश मैंने अपने हाथ में वापस ले लिया, वो कहते हैं कोई जुर्म नहीं है। राना साहब ज़रूरत से ज़्यादा ही जलेबी की तरह सीधे हैं। हमारे तो बरतानिया दौर के दोस्त हैं राना सनाउल्लाह साहब। नहीं राना साहब, आप हक़ाइक़ मसख कर रहे हैं। आपने मुलाजम को देखना तो ये है जिसकी 20,000 तय करनी है, क्या उसको 20 करोड़ का चेक दिया है तो 20 करोड़ का जवाब आपको देना है। 20,000 का तो 20,000 का देना है।
शहबाज शरीफ वाले केस में टीटी अरबों रुपए तक पहुंच गई है। वो ये नहीं है एक मुलाजम नहीं, 5-6 मुलाजम है और 5-6 मुलाजमों को भट्टी साहब मेरा सवाल आप नहीं समझे। सवाल ये है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उस नंबर 1 ओरिजिन क्या है, नंबर 2 वो किसी और मुलाजम के अकाउंट में गई है, जब वो वहां से वापस मेरे पास आई है तो मैंने एफबीआर को डिक्लेयर की है या नहीं की, वो मेरी जवाबदीद है। और आप जानते हैं दुनिया के जानतदार तरीन इंसान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने यकीनन की होगी, राना साहब बताया होगा जनाब। इस बात क्यों हकायक को मसक किए हैं मलक साहब जनाब, ये बड़ी सादगी से इतने बड़े केस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये केस मेरी इंफॉर्मेशन जितना मैंने स्टडी किया है इस वक्त शहबाज शरीफ के खिलाफ सबसे मजबूत है। ये क्या मुमकिन है, आप भी हम तीनों तकरीबन ज़िंदगी के आखिरी हिस्से पे हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, आपने अपने मुलाजम के अकाउंट में अरबों रुपए कब जमा कराया लास्ट टाइम? मुझे तो इतना पता है कि ये जो खुशहाल लोग होते हैं थोड़े बहुत, वो तो अपना खाना नहीं देते मुलाजम और ये बुखार नहीं देते, उसको तो ये अपने मुलाजम की तनख्वाह, खुदा की कसम शक पड़े ना, कहते हैं ये पेट्रोल कम पड़ा, तेरी तनख्वाह से चलान हुआ है ना, ये 1000 रुपए तेरी सैलरी से काटूंगा। इसके नहीं राना साहब, इस तरह नहीं बच सकते। एक मिनट, पहले वो टोटल अमाउंट बताए किस मुलाजम के नाम थी। भट्टी साहब एक चीज थोड़े से मैं लाइन में, इनके जो लीडर जिनके लिए आप जान देने के लिए तैयार है, वो कहते हैं यार अगर मेरे को मेरे जो इनकम से ज्यादा पैसे हैं तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? नहीं, हम ये तो शहबाज नवाज शरीफ साहब ने कैमरा का आप जवाब दें। आपने खलफ लिया है कि मैं नजायज। भट्टी साहब, मैंने अगली स्टोरी पे जाना है, मुझे बताएं कि ये वाया बठिंडा पैसे लाने का मतलब क्या है? एक कहते हैं कि हम खानदानी खरबपति हैं, फिर मुलाजमों के नाम 20-20 हजार वाले के नाम 20-20 करोड़ रुपया या 50-50 करोड़ रुपया आगे बढ़ते हैं। इसकी रीजन को मुझे नहीं समझ, मलक साहब आप बताएं। आगे बढ़ते हैं। अल्फाजों से क्लीन शेव और गोरे शहबाज साहब बताओ, अल्फाजों से आप फराड और गैर कानूनी काम खत्म नहीं कर सकते। इखलाक सबसे बड़ा जो खत्म नहीं किया, नहीं कर सकते। कन्फेशन कर गए हैं। लोगों को पागल ना समझें। यार बात सुने, मैं एक छोटी सी बात गुनाह कर गए हैं। एक मिनट मुझे दे दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक सेकंड टाइम निकल रहा है भट्टी साहब, लीडरशिप की बात बताना चाह रहा हूं। 30 सेकंड में मलक साहब से एक सवाल, मैं माफी चाहता हूं कटाई। मलक साहब ईमानदारी से बताएं, आपने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी टीवी पे देखा, नून लीग वालों को भी देखा, सही है, बाकी पीपल्स पार्टी वालों को भी देखा, पीटीआई वालों को भी देखा, आज तक हर रहनुमा आके अपने लीडर की कुरान ईमान की कसमें खाता है। इन्हें कैसे यकीन है कि इनका लीडर ईमानदार है? ये सेल्समैन है, ये कारकुन नहीं है, ये सियासतदान नहीं है, ये वर्कर नहीं है, नहीं ये ग्रेस नहीं है। इनका काम ये हर जमात के बंदे का अपनी पार्टी के कसीदे और मुखालिफिन को गालियां देना। आगे चलिए, ये सेल्समैनशिप है, ये लीडरशिप नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब जो आज जो हुई है यहाँ पे सपोर्ट में, उसमें चीदा जो कमेंट्स हैं वो मैं आपको सुना देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो एसेट रिकवरी यूनिट है इसकी लीगैलिटी पे वो बात कर रहे हैं कि इसकी लीगैलिटी क्या है। उसके बाद बड़े उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप मनी ट्रेल की बात करते हैं, बजाय ये टैक्स की अदायगी का मामला है, और ये उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम है कि लंदन की प्रॉपर्टी ज़ाहिर नहीं की गई जो ज़ाहिर करना चाहिए थी। ये भी अता बंदयाल साहब का कहना है, और अदालत की बात बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है फ़रोग नसीम साहब ने इस बात से। तो फिर फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि पहली प्रॉपर्टी 2004 में खरीदी गई थी और 2011 में बेटी के नाम लगवाएगी, ये फ़रोग नसीम साहब का कहना था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जुडिशल काउंसिल ने रेफरेंस दायर होने पर मुअज़्ज़ज़ जज को नोटिस जारी नहीं किया। इसके बाद वो कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि टैक्स कानून की पैरवी नहीं की गई, ये भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब ये मामला है कि गैर मुल्की जायदादें बच्चों के नाम पर खरीदी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ये उन्होंने सवाल उठाया। 2009 में जस्टिस काजी फायज ईसा की आमदन 3 करोड़ 7 लाख थी, ये भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह रहे थे। और बज़ाहिर लगता है कि बतौर वकील जस्टिस फायज ईसा के पास काफ़ी पैसा था, वो बहुत कामयाब वकील थे, और ये बात दुरुस्त भी है। ये जज शीशे के घर में रहते हैं लेकिन वो जवाबदेह भी है, ये भी जस्टिस फायज अता बंदयाल साहब ने ठीक कहा। देखे, कानून से बाला कोई नहीं है इस वक्त। अगर किसी जज, अच्छा फ़रोग नसीम साहब क्या कह रहे हैं? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ज्यादा अहम अदारा है ही कोई नहीं। हमारी तो सारी उम्मीदें इससे हैं। अब ये फ़रोग नसीम साहब सवाल उठाते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड दिखा दें, तो ये जायज बात है। पैसे के वो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वैसे ये नवाज शरीफ वाले केस है, आपको पता है? बिल्कुल। मेरा एक लाइन का जवाब है कि मनी लॉन्ड्रिंग संगीन जुर्म है, ये भी बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब का कमेंट था। काजी साहब बंदयाल साहब ने तो ये कहा कि
बज़ाहिर ये लॉ टैक्स का टूटा है, अच्छा, ये देखिए ना, मैं पिक एंड चूज करके आपसे बातें कर रहा हूँ कि अगर पैसा बैंकों के जरिए गया तो मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ क्या होगी अगर बैंकों के जरिए गया। अच्छा, उसके बाद ये काजी साहब अदब एहतराम से, हाँ, 2-3 चीजें और। भारत में जज की अहलिया और बच्चों के नाम पर असासे थे, फरूक नसीम कहते हैं। तहकीकात शुरू हुई तो भारत के उस जज ने इस्तीफा दे दिया, फरूक नसीम साहब ने ये कहा। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने ज़राई ज़मीन पर एग्रीकल्चरल टैक्स देने का रिकॉर्ड पेश नहीं किया, ये भी फरूक नसीम का साहब ने वहाँ मारूजात थी उनकी। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इल्ज़ामात का जवाब देने की बजाय आज़ाद अदलिया के पीछे छुपने का सहारा लिया। फरूक नसीम साहब के ये कमेंट थे। और फिर जज साहब कहते हैं कि प्रॉपर्टीज का मुझसे कोई तल्लुक नहीं, मुतलका लोगों से पूछें, यानी ये मेरे बच्चों की है। नहीं, मैं काजी साहब 2 मिनट ठहर जाए। और आखिरी बात कि जस्टिस काजी फायज साहब आज हमें मनी ट्रेल दे दें, फरूक नसीम साहब कहते हैं तो मतलब है कि स्टोरी इज ओवर। ये है मोटे मोटे और भी बहुत कुछ है। देखिए, फैसला अदालत ने करना और सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत सवाल है? यही जो हमारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान, जो हमारी आखिरी उम्मीद है इस मुल्क में इंसाफ की, नवाज शरीफ से भी तो यही सवाल करते थे। 2 चीजें नजर आ रही हैं, यही सवाल करते थे ना कि भाई अगर आप मनी ट्रेल दे दें, मलिक साहब हम तो मुझे यकीन है फायद ईसा साहब मनी ट्रेल दे देंगे, अगर ये है तो यकीनी बात ये है कि 2 चीजें अभी तक जो डिफेंस हमें नजर आ रहा है ना, जो एसेट रिकवरी यूनिट की लीगैलिटी है और जो प्रोब करने का उनका कानूनी हक है, मेरे ख्याल में उसकी तरफ अदालत भी उस तरफ भी देख रही है कि क्या ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, रूल्स ऑफ बिजनेस में ये है, कानून में ये है या नहीं है। भाई साहब आपने बड़ा डिटेल से केस बताया, मगर जजेस अभी तक ये पूछ रहे हैं आपने एविडेंस दिया, हमें बताया हुआ क्या है। जजेस ने यहाँ तक कहा कि ये भी साबित करें कि जो फैमिली जिन्होंने ये चीज़ें खरीदी हैं वो डिपेंडेंट थे भी कि नहीं थे। अगर मेरा बेटा अगर 30 साल का अगर वो कोई चीज़ खरीदता है तो मैं किस तरह उसका जिम्मेदार हूँ? इसमें आसान बात तो बताना पड़ेगा ना। मेरा बेटा पढ़ने गया था तो मैंने एक सर वो आप डिपेंडेंट थे, वो आपका डिपेंडेंट था, किस तरह ना करें। हाँ तो वो डिपेंडेंट था ना, तो फिर मैं साबित करूँ ना मेरा बेटा फलान जगह जाता था, फलान जगह। बड़ी साहब एक जवाब है, आर्गूमेंट है, ये इनकम उसकी उस सूल में आई है। ये बड़ी आसान बात है कि अमेरिका, यूरोप जैसी या बरतानिया जैसी सोसाइटी में जहाँ से आप रकम कमाते हैं और जहाँ खर्च करते हैं वहाँ तो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका एक हल ये भी है कि जहाँ से उन्होंने ये पैसे कमाए थे वो अगर अपने टैक्स रिटर्न और आमदन दिखा दें तो बात खत्म हो जाएगी। बात सुने, इंसाफ सबके लिए है। मैंने घर लेना था, मैंने हमारे दोस्त काशा बाती साहब उनसे पैसे लिए, मुझे इनकम टैक्स वालों ने कहा ये साबित करेगा। मैं क्या बिल्कुल बैंक के जरिए पैसे मंगवाए, बैंक के जरिए मनी ट्रेल दी ना। अब मैं कहूँ जी मुझसे क्यों सवाल पूछा, व्हाट इज दिस भाई? ठीक है ज्यादा नहीं जाते। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अदालत का एक अजीब सा कमेंट है कि फर्ज करें कि ये जो रेफरेंस कमजोर है इसके पीछे कोई पसे पर्दा कोई मकासद है, वो अदालत ने फैसला करना है। अदालत ने हर पहलू पे गौर करना है, हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा विजय हमें पूरा मुकम्मल एतमाद है। अदालत जो आप नहीं समझते जो करेंगे वो ठीक करेंगे। प्रेशर है कोई, आप नहीं समझते, मुझे तो लगता आ गया से बात सुप्रीम कोर्ट ये हुकूमत तो बेचारी पुलिस को नहीं काबू कर सकती। देखें ब्रेक हम इसलिए नवाज शरीफ कि जस्टिस कयूम को शहबाज ये वो अदालत नहीं है यार। हमारी अदालत में गुजार है, मैं सबको पर्सनली ब्रेक लेनी है बड़ी साहब, जस्टिस नहायत ऑनरेबल ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक पर हमें एतमाद है इस अदालत पे और हमें यकीन है कि अदालतों पे आजकल एतमाद चल रहा है। बाकी तो जो भी है तो हम ये तफसील थी जो हमने पेश की, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमने वर्बैटम कोट किया है इसमें जो आज तफसील हुई है उसमें कुछ सीधा चीज़ें आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये एक बड़ा कज़िया है स्टील मिल का। वहाँ पे जैसे हमने आपको बताया 2015 तक जब जनरल कयूम उसको हेड कर रहे थे तो वो 8-10 अरब रुपए का वो प्रॉफिट भी दे रही थी, और उसके बाद 10 जून 2015 को उसकी गैस बंद कर दी गई। आज तक इसकी तहकीकात नहीं हुई कि एक प्रॉफिट में चलने वाला इदारा उसकी गैस क्यों बंद की गई। नतीजा हम ये निकालने में हक बजानब है कि इसे नुकसान के अंदर घसीटो और नुकसान में धकेलने के बाद औने पौने में आ जाए फ्रंट मैन उन लोगों के जो आके इसको खरीदते हैं। 19,000 एकड़ ज़मीन है और मेरी इतला के मुताबिक 8 करोड़ रुपए की एक एकड़ है वहाँ पे, और सिर्फ वही मान नहीं है, वो 10 खरब की
10 खरब की तो सिर्फ ज़मीन बन जाती है। इसका अपना बिजली घर है, इसकी अपनी जेटी से इसका कन्वेयर चलता है जो 4 किलोमीटर तक इसके तमाम जो है वो जो यूनिट्स हैं वहाँ पर वो ख़राब मटीरियल लेके डायरेक्ट पहुँचता है कन्वेयर पर, और इसके अंदर इसका अपना बिजली घर है। ये ऑक्सीजन पैदा करता है और ये ऑक्सीजन और ये बिजली पैदा करके इलेक्ट्रिक को देता रहा है। हम करते क्या है, मेरे दोस्त अपनी राय देंगे। मेरी राय ये है कि हम इसको पहले नुकसान में धकेलते हैं और फिर ये जिस तरह बंदा मरता है और गिद्ध आते हैं ऊपर, फिर उसके गोश्त नोचने के लिए। जी, खरबों रुपए की जगह है मान लिया, हाँ शाहिद हक्कान अब्बासी साहब आते हैं, PIA नुकसान दर नुकसान और एयर ब्लू फायदे। नवाज शरीफ आते हैं, उनकी स्टील मिलें सोना उगलना शुरू होती हैं और खरबों रुपए कमा लेते हैं। ये शुगर मिलें लगाते हैं, खरबों रुपए कमा लेते हैं। जैसे ही सरकारी इदारे इनको दो उसको तबाह कर देते हैं, फिर ओने पोनो खरीद लेते हैं। ये फराड कब तक? मैं अर्ज करता हूँ, वापडा जब आपके सरकार में था तो मैं नहीं कहता करप्शन नहीं थी, लेकिन वो ठीक चल रहा था। जब PIA थी दुनिया की आइडियल, जैकुलिन कैनेडी जब उतरी तो आपके पास तस्वीर नेट पे पड़ी है कि उसने कहा कि मैंने ऐसी फ्लाइट नहीं देखी, उसने शी हक दी। अच्छा, मैं कादी साहब नहीं देखें, आपके जब हुक्मरान आते हैं जान के अदारों को सरकारी कंगाल करते हैं, उन्हें पुणे खरीदते हैं खरबों। मैं आखिरी बताऊं, अभी आपने वापडा की बात की, IPP का एक सेक्रेटरी पावर है इरफान अली, वो बड़ा शरीफ आदमी, ईमानदार, IPP उसको बदलवा रहे हैं। उनका कसूर है कि वो ऑनेस्ट है और गलत काम अपना भी नहीं करते, अपने बच्चों का भी नहीं करते। पूरा माफिया IPP का पीछे पड़ गया, इसको तब्दील कराओ नहीं तो ये अरबों रुपया मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है, मुझे ये बताएं वो अगर दयानतदार आदमी है तो अब तक बैठे हुए क्यों हैं? हमने निकाला क्यों नहीं उनको? वो तो अब माफिया जो इस वक्त मजबूत तरीन माफिया है वो उसके पीछे पड़ गया। उसने कहा अगर ये सेक्रेटरी पावर चेंज ना हुआ तो IPP के कोई ना कोई पैसा देना पड़ेगा, आप लोगों को बिजली सस्ती मिलेगी। आप इस वक्त इमरान खान साहब इसका नोटिस लें, अगर वो आदमी ऑनेस्ट है और मुल्क का खरबों रुपए बचा रहे हैं तो आपके लिए नेकनामी में इजाफा होगा। अच्छा जी, उनकी अच्छा अब बात ये जी, पाकिस्तान स्टेट लाइफ जो है प्रॉफिट में चल रही है, इसको प्राइवेटाइज करने के लिए आ गए हैं। हालांकि कानून ये है कि हमने नुकसान, उसके बाद नेशनल बैंक जो है उसमें ऑलरेडी पहले इसकी की गई इसके मुलाजिम। मैं आपको बात आपकी काट रहा हूं, थोड़ा स्टील ये मैं पहले अभी शेख साहब सुना दूं ना, वो जरूर सुना दे। एक कमेंट करना जरूरी है। स्टील मिल की जो कैपेसिटी है $3 बिलियन, यानी कि एक साल में 500 अरब रुपया वो बचा सकती है हमारा जरिए मुबादला। नहीं यार, हमने ये लोहा बनाया भाई, रज़ाक दाऊद साहब, ये सब लोगों के अपने कारोबार है। हम इस मुल्क का क्या, अच्छा सुनाए जी, सुनाए क्या अभी शेख साहब? हम ये भी सोच रहे हैं कि जो बड़े इदारे हैं जो अपने परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी ला सकते हैं, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हो, उनको भी इस निगाह से देखा जाए कि उनको प्राइवेटाइजेशन की जानिब लाने के लिए सोचा जाए। तो ये बस वो इकोनॉमिक हिटमैन वाली कहानी पढ़ रहे हैं, वो क्या किताब है आगे हमारा क्लोजिंग है यार, हफीज शेख साहब से क्लोजिंग बड़ी अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान सांस लेने पे ना इंसानों के टैक्स भी लगा रहे हैं। और ये है कि जो इदारे प्रॉफिट में चल रहे हैं वो भी हम बेचना चाहते हैं, तो उससे नीयत का तो साफ पता चल जाता है। निज़ाम जो दुनिया में बैठ के है यहाँ कैसे उठेगा। अल्लाह हाफिज़।